नमस्ते इंडिया। देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ब्लड लेकर आए हैं। ब्लड कंपटीशन एग्ज़ाम से लेकर के और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से भी, और अपने दैनिक जीवन में भी ब्लड हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो हम नहीं समझ पाते और आगे चल करके वो घातक रूप साबित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लड क्या है। देखिए रक्त यहाँ पर लिखा है, इसको ब्लड कहते हैं, हिंदी में खून भी इसको कहा जाता है, खून। तो आपने देखा होगा कहीं कट उठ जाता है तो रेड कलर का कुछ निकलता है, तो लोग उसी को बस ब्लड कहते हैं। तो क्या सच में वही ब्लड है? आज पूरा हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लड क्या होता है, रक्त। ठीक है, तो रक्त कोई कोशिका नहीं बल्कि एक प्रकार का तरल ऊतक है। अब तरल ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, हम इसको जान लेते हैं। देखिए अगर कई सारे सेल्स ऑफ ग्रुप आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऊतक। तो जो ब्लड होता है, जो हमारा ब्लड होता है, वो भी एक प्रकार का क्या होता है, ऊतक होता है। मतलब कई सारी कोशिकाएं आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं, और मिलने के बाद बनाता है जो वो ऊतक। तो ब्लड क्योंकि लिक्विड के रूप में रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लड जो होता है एक प्रकार का तरल ऊतक है। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज ब्लड। अब जो ब्लड होता है इसके दो पदार्थ होते हैं, यानी ब्लड में दो पदार्थ होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कॉर्पसेल्स। इसको रुधिराणु या कणिका के नाम से भी जानते हैं। तो अगर प्लाज्मा की हम बात करें तो देखिए ये जो होता है ये लगभग 55% होता है। ठीक है, जबकि जो हमारा कॉर्पसेल्स होता है यानी कि रुधिराणु होता है ये हमारा लगभग 45% होता है। ठीक है, 45% ये आपका रुधिराणु होता है और 55% ये आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा पूरी बॉडी में फैला हुआ है। अब प्लाज्मा जो होता है उसमें अगर हम बात करें तो लगभग 90% आपका क्या होता है, जल होता है। बाकी 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सब चीज़ें उसमें उपस्थित रहती हैं। अब समझिए, ये थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि अगर ये जो 90% है ना, और हमारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा प्लाज्मा का जो कलर होता है ये कलरलेस होता है, कोई कलर इसमें नहीं होता, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और जबकि इसकी मात्रा कम होती है और इसमें कई सारे भाग हैं, फिर भी हमको ब्लड लाल ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी अभी हम समझेंगे। अब देखिए ये 55% है। अब 55% में अगर हम बात करें 100%, तो 100% में 90% क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अगर इस जल में मैं बात करूँ कि 2% की कमी आ जाए तो आपको बहुत तेज प्यास लगेगा, मतलब बहुत तेज आपको प्यास लग जाएगी, या प्यास लग गया, उससे ज़्यादा हुआ। अगर 10% कम हो जाता है, ठीक है, 10% कम हो गया तो ये मानकर चलिए कि उसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो पानी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ब्लड भाई उसको चलने के लिए तरलता चाहिए, तो तरल नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये समझ गए। और उसके बाद देखिए प्लाज्मा जो होता है कहीं कट उठ जाता है आपके, तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद एक लेयर बन जाता है। जो प्लाज्मा होता है इसमें जो होता है एक फाइब्रिनोजेन नामक का एक प्रोटीन होता है, वो हमेशा उसमें तैरता रहता है। ये क्या करता है कि जब भी कभी हमें कट उठ जाता है तो ये आकर के ऊपर लेयर बना लेते हैं, और लेयर बनाकर जाली बना लेते हैं, जिससे कणिकाएं निकलते हैं ब्लड के, जो कण के रूप में जो निकलते रहते हैं उसको क्या करते हैं, रोक लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा ब्लड का क्लॉट करने में, ब्लड का थक्का जमने में जो होता है वो फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है। और अगर ब्लड जो शरीर में जैसे चल रहा है ब्लड वो नहीं जम पा रहा है तो वो किसके कारण होता है, तो वो हिपैरिन नामक एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन के कारण जो होता है ब्लड अंदर नहीं जमता, हमेशा क्या करता है, तैरता रहता है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये प्लाज्मा के बारे में डिस्कस हमने कर लिया। अब देखिए प्लाज्मा के बारे में, और इसका एक और काम होता है, जो भी हम डाइजेस्ट चीज़ें करते हैं, चाहे वो हार्मोन का हो या और भी चीज़ें, हमने एनर्जी जो से प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, ये सब चीज़ें हमने जो डाइजेस्ट कर ली है, इसके संवहन का काम भी जो होता है वो कौन करता है, वो प्लाज्मा की सेल करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में जो सेल होते हैं वो पहुंचाते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए हमने कुछ खाया पिया तो एनर्जी क्या हुआ, वो प्रोटीन जो था उसको प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदला गया। अमीनो एसिड को जो है वो कहाँ पहुँचाना है, तो ये जो पहुँचाने का काम करेगा वो कौन करेगा, प्लाज्मा करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पर, जो हमारा है कॉर्पसेल्स, इसको कहते हैं रुधिराणु। ठीक है, अब रुधिराणु, अच्छा ये जो होता है इसमें देखिए इसको कणिका के नाम से भी जानते हैं, है ना, कणिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो जानते रहिए इसको क्या कहते हैं, कणिकाएं के नाम से भी जानते हैं। अब ये 45% होता है, इसको 3 भागों में हम बांट देते हैं। ठीक, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और प्लेटलेट्स आपका प्लेटलेट्स ही है। एक चीज़ और जान लीजिए, इसको एक नाम से हम और जानते हैं, कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि इरिथ्रोसाइट,
इज आल्सो नोन एज, या दे देगा आरबीसी इज आल्सो नोन एज। तो आप जानते हैं आरबीसी को एक और नाम से जाना जाता है इरिथ्रोसाइट के नाम से, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है ल्यूकोसाइट के नाम से, और प्लेटलेट्स को जाना जाता है थ्रम्बोसाइट के नाम से, ठीक है, थ्रम्बोसाइट। तो अगर कोई आपसे पूछे तो बता दीजिएगा इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट, ये अलग अलग नाम है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आरबीसी। देखिए आरबीसी जो होता है, आरबीसी को हम हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिका, ठीक है। लाल रुधिर कणिका इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एचबी यानी हीमोग्लोबिन प्रोटीन। अब ये किसका बना होता है? ये बना होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक प्रकार का होता है, और हीम मतलब होता है आयरन। तो आयरन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन मिलकर के बनाते हैं हीमोग्लोबिन। चूँकि ये जो प्रोटीन होता है ये इसका कलर लाल होता है, इसलिए आरबीसी जो होता है वो पूरा उसको लाल कर देता है। अब जो इसका मेन काम होता है, आरबीसी का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज करता है। जैसे हमारे लंग्स में आएगा, लंग्स में आपको पता हो कि जो होता है वो कूपिकाएँ होती हैं, वहाँ कूपिकाओं में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो दिया जाता है। तो वहीं पर ब्लड के वेसल्स होते हैं, वहाँ आरबीसी आता है, और आरबीसी के पास हीम होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो जो आयरन होता है उसका हमने बताया हीम होता है, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो एक आयरन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है और लेकर जाता है कहाँ पर, लेकर जाएगा माइटोकांड्रिया के पास। माइटोकांड्रिया के पास आपको पता है क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जलना। ऑक्सीजन जाकर के वहाँ जुड़ेगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी बनेगा। आपको पता ही है कि ग्लूकोज रहेगा भाई, ग्लूकोज का रिएक्शन किससे होगा, ऑक्सीजन से होगा। तो हमारा क्या बनाएगा, जैसे देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज है। अब ये जो ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, कौन लेकर के जा रहा है भाई, कूपिका है जो हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेकर गया माइटोकांड्रिया। ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, माइटोकांड्रिया में ही हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, देखिए H2O रिलीज करता है और CO2 रिलीज करता है और एनर्जी, ठीक है। मेनली हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमारा एनर्जी से मतलब होता है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, अब इसी माइटोकांड्रिया में ADP होता है, इसको कहते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और फास्फोरस, कई सारे फास्फोरस इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जब ये एनर्जी जो बन जाता है एनर्जी, वो एनर्जी क्या करता है इसको, यानी कि ये जो फास्फोरस है ये इसको रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये फास्फोरस जो होता है क्या करता है, इससे जुड़ जाता है तो बना लेता है ATP, यानी फास्फोरस जाकर के क्या हुआ, जुड़ गया तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। अब देखिए यहीं पर अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए यहीं पर है एक, मैं स्ट्रक्चर बना दूँ, ऐसे फास्फोरस एक जुड़ा था और एक फास्फोरस और, तो ADP इसको अगर मान लें, और ATP क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो जुड़ जा रहा है यही आपकी एनर्जी है। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी क्या होगी, निकल जाएगी। इससे रिएक्शन को आप क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ अगर आप कर दीजिए 6 तो हो गया 6 दूनी 12, और इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 6 हो गया, और इधर कितना है, इधर भी हम क्या कर दें 6 कर दें, और इधर CO2 है, इधर इसको किसका पड़ा 6, तो 12 6 18, इधर हो गया 18। ये तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ होता है, तो आरबीसी मेनली, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन का वर्क है क्या, ऑक्सीजन को ले जाना, वहाँ से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो दे देगा, कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है इसको दे देगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फिर आरबीसी लेकर के आएगा, लंग्स को दे देगा कि भैया इसको बाहर निकाल दो, तो उसको लंग्स के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। और जो ये आरबीसी होता है इसका मेनली काम जो होता है, आपको गैसियस एक्सचेंज का हो गया। और आरबीसी अगर बात की जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी कैसे बनता है, तो आप जानते रहिए कि जब कोई बच्चा भ्रूण यानी जन्म नहीं लेता उससे पहले, तो उससे पहले आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में। बच्चे के छोटे बच्चा है तो उसका निर्माण जो ब्लड का होगा यकृत और प्लीहा में हो। लेकिन जब वो धरती पर आएगा, जन्म लेगा, उसके बाद जो होता है आप देखेंगे कि कोई हड्डियाँ, अगर हड्डी आप देखेंगे तो हड्डियों के बीच में ऐसे दिखेंगे, यहाँ पर एक स्पेस होता है, ठीक है, एक जालीनुमा संरचना होती है, इसी को कहा जाता है बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। अब इसी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ये जो होता है हमारा यानी आरबीसी, लगभग सभी ब्लड जो होता है ये बोन मैरो में ही निर्माण होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर आ गया
कि जो ब्लड होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो आप मारिएगा कहाँ पर कि जो होता है वो बोन मैरो में होता है या अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, एक और स्पेशल बात इसमें जानने वाली ये है कि जो आरबीसी होता है जब ये मरता है यानी डेथ होता है, देखिए आरबीसी में एक क्वालिटी होती है कि इसमें आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, केवल 2 ही जंतु, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसे जंतु है जिनकी आरबीसी की कोशिका में न्यूक्लियस नाभिक पाया जाता है, तो लामा एक भेड़ जैसा होता है, उसके बाद एक जो होता है ऊँट होता है। ठीक है, इन दोनों की कोशिकाओं में ये जो आरबीसी की कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। और एक चीज़ और बन जाता है, ये न्यूक्लियस की बात हो गई। ठीक है, और अगर आरबीसी का डेथ होता है, जैसे इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है, लगभग जो होता है वो 20 दिन के बाद से ही ये मरने लगते हैं, कुछ मरने लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो देखा गया है वो 120 दिन देखा गया है। अब ये 120 दिन जो होता है, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो सेल होता है इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। तो सिंपल सी बात है कि लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, वो उसको नष्ट करने के लिए सहायक होते हैं, लेकिन जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम नहीं पाया जा रहा है तो ये कैसे ख़त्म होगा, तो इसको ख़त्म होने के लिए कहीं शिफ्टिंग होना पड़ेगा। तो ये कहाँ जाता है, लीवर में जाकर के इकट्ठा होता है, लीवर और प्लीहा में। ठीक है, यकृत और प्लीहा में ये जाकर के क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इसीलिए लीवर को जो होता है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, ठीक है, तो लीवर को या यकृत को। अब देखिए जो लीवर होता है उसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई मर गया, अब तो सड़ेगा तो खराब करेगा बॉडी को, तो क्या होगा कि यकृत जो करेगा उसमें यकृत में एक ऊफर कोशिका होगी, प्लीहा में मैक्रोफेगी कोशिका। ये दोनों कोशिकाएं क्या करती हैं, उस जो नष्ट हुए आरबीसी होते हैं उन सबको खा करके ख़त्म कर देती हैं। अब देखिए ये आरबीसी की बात हो गई, ठीक है, और अब हम लोग चलने वाले हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पर। ठीक है, तो चलिए चलिए हम अब बात करते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा ये हम जान लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड होता है इसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ये आप याद रखिए, हो सकता है इस बार एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो 7.4, ठीक है, आंसू का भी 7.4 होता है। ठीक है, तो दोनों का लगभग क्या होता है, सेम होता है, ब्लड का और आंसू का। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो हीमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड का जो अध्ययन किया जाता है वो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट इसी से बन जाता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है इसके जनक कौन है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन के जो जनक हैं वो विलियम हार्वे हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, विलियम हार्वे। ये क्या है, परिसंचरण परिसंचरण जो होगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा, रक्त परिसंचरण के जनक विलियम हार्वे। और अगर रक्त समूह का जनक पूछ ले तो आप जान जाइए कि कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, अभी हम आपको जो ब्लड ग्रुप बताएंगे कि पहले के समय में क्या होता था कि लोगों को ब्लड की कमी होती थी तो लोग किसी का भी ब्लड चढ़ा देते थे। तो मैक्सिमम केसेस, क्योंकि ब्लड में जो होता है 2 प्रकार का पिगमेंट होता है, एक जो होता है एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कैसे एक दूसरे में वो काम करते हैं, ठीक है, वो किसी को पता नहीं था, इसलिए जो होता है ब्लड का क्या होता था, वो फंस जाता था और जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती थी। तो कार्ल लैंड स्टीनर जो थे इन्होंने बताया कि ब्लड के ग्रुप होते हैं। वो अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी यही सब बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, आरबीसी जो होता है, आरबीसी को काउंट हम करते हैं। आरबीसी की अगर हम संख्या की बात करें तो 50 लाख घन क्यूब, अगर मेल की बात करें 50 लाख घन क्यूब, मतलब कि एक घन में हम अगर बात करें तो 50 लाख आरबीसी होते हैं। ठीक है, और वहीं महिला में जो होता है वो 45 लाख हो जाता है। इसको हम किस में मापते हैं, आप देखेंगे अभी स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर में देखेंगे 4 इस तरीके से बना रहता है ना, ऐसे, और इसी में जो होता है वो हम क्या करते हैं, आरबीसी को मापते हैं। वो स्ट्रक्चर में हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद इसको जो मापा जाता है, इस
इस यंत्र को हम कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। तो याद रखिए हीमोग्लोबिन से याद रखिए कि हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है किसको, ब्लड को। अब देखिए जब आरबीसी की कमी हो जाती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होने पर कहा जाता है कि भैया इनको एनीमिया हो गया। तो एनीमिया क्या होता है, रक्त की कमी नहीं बल्कि रक्त में हीमोग्लोबिन की जो है वो कमी हो जाती है, तो क्या हो जाता है उनको एनीमिया। एक और होता है थैलीसीमिया। देखिए जब आरबीसी का ही निर्माण नहीं होता तो उस रोग को हम कहते हैं थैलीसीमिया। अब देखिए इन दोनों रोगों में जब एनीमिया और थैलीसीमिया, तो ये क्या है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने के कारण, तो अब इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे उनको क्या होगा, सांस लेने में बहुत दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, जबकि हीमोग्लोबिन कम है तो कम ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा, और जब कम ऑक्सीजन को लेकर जाएगा ऑक्सीडेशन कम होगा, एनर्जी कम बनेगी और कम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारे नसों का जो दाब है वो बढ़ जाएगा। तो जब नसों का दाब बढ़ेगा तो उलझन, घबराहट या फिर सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो इन दोनों रोगों से ऐसा होता है। ठीक है, पुरुष में हमने बता दिया आपको कि लगभग 50 लाख जो होता है एक घन क्यूब में ये ब्लड आरबीसी होता है। ठीक है, और महिला में 45 लाख। अब हम लोग आते हैं डब्ल्यूबीसी पर। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी में हम देखें तो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है, इसका भी जो होता है वो बोन मैरो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, और इसका जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को आप जाना जाता है श्वेत रुधिर कणिका या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के नाम से। ठीक है, और इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। नहीं लिखा है तो हमने पहले लिखा था, तो ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको इरिथ्रोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट, इसको थ्रम्बोसाइट। ठीक, अब अगर इसकी कमी होती है, डब्ल्यूबीसी की अगर कमी हो जाए तो इसमें जो होता है ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, सामान्य से अगर अधिक हो जाए तो लिकेनिया नामक एक रोग है वो हो जाता है। ठीक है, अब जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका जो मेन वर्क होता है डब्ल्यूबीसी में वो होता है इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में आपका इस्नोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ये इसके टाइप होते हैं, इस्नोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट होता है जो कोशिका एक होती है बी लिम्फोसाइट की, वो कोशिका डब्ल्यूबीसी में होती है, वो निर्माण करती है हमारे एंटीबॉडी का। जो एंटीबॉडी क्या करता है, अगर कोई मान लीजिए पैथोजन आ गया शरीर में, बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया आ गया, तो वो उसके कंपेरिजन में एंटीबॉडी बनेगी और एंटीबॉडी उसको क्या करेगी, मार करके हटाएगी। तो ये कहाँ बनता है, डब्ल्यूबीसी के बी लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा जो होता है एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी का टी लिम्फोसाइट कोशिका होता है ये एंटीजन को पहचानने का काम करता है। मतलब कौन सा एंटीजन है उसके कंपेरिजन, जैसे मान लीजिए कोई वायरस आपके अंदर चला गया तो ये डब्ल्यूबीसी का जो टी लिम्फोसाइट है वो जाकर के रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा कि ये कौन सा एंटीजन है, इसके कंपेरिजन में कौन सा एंटीबॉडी बनना चाहिए। तो जब पहचान लेगा तो आसानी से, अब यही कारण है कि हमारे बॉडी में कोई चीज़ आता है, एंटीजन कोई नया आ गया, तो वो रिकॉग्नाइज करने में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर पहले रिकॉग्नाइज हो जाए तो पहले क्या होगा, बहुत तेज़ी से बन जाएगा एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी बन जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यूबीसी का मेनली जो वर्क होता है वो क्या होता है वो। और यहीं पर एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो अभी मैंने बताया था आपको हिपैरिन, है ना, हिपैरिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से यानी ब्लड को थक्का जमने से रोकता है। ठीक है, अभी थ्रम्बोप्लास्टिन एक होता है, अभी देखिए ब्लड क्लॉटिंग हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा चीज़ बताएंगे कि हिपैरिन, थ्रम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजेन का क्या वर्क होता है, वो कैसे जमाते हैं उसको, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आप इतना जान लीजिए कि हिपैरिन का निर्माण भी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है। हिपैरिन क्या करता है, वो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अब आ जाइए हम लोग आते हैं प्लेटलेट्स पर। ये कॉर्पसेल्स का जो होता है तीसरा भाग होता है। ठीक है, और ये जो होता है केवल मनुष्य और स्तनधारी का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड ये जो होता है वो पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्तनधारी। ठीक है, अब ये केवल प्लेटलेट्स जो होता है वो इन्हीं में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाएगा या कोई भी स्तनधारी होगा उसमें पाया जाएगा। ठीक है, अब इसका मेनली जो वर्क होता है वो रुधिर का थक्का जमाने में होता है। मतलब इसमें थ्रम्बोप्लास्टिन होता है और पोटेशियम और विटामिन के, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, और मृत्यु कहाँ होती है, तो इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में। तो उम्मीद है ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और आगे हम जो है आपको बताएंगे कि ब्लड जो है वो कैसे क्लॉट होता है, ब्लड कैसे जमता है,
उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे ब्लड ग्रुप पर। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।